जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे कोरोना क्लासेस एप्लीकेशन पर। और आज की इस क्लास में हम बात करेंगे भारतीय समाज और शिक्षा। ये आपका तीसरा पेपर है प्रथम वर्ष का। तो प्रथम वर्ष का जो तीसरा पेपर है उसका पहला गैस मॉडल पेपर आपको बता रहा हूँ। और ये आपका 70 अंकों का पेपर होता है, जिसमें से आपको पास होने के लिए मिनिमम 28 अंक की आवश्यकता होती है। इसकी समय सीमा 3 घंटे की होती है। तो सभी विद्यार्थी जो क्लास यहाँ पर ले रहे हैं वो सुबह 10 बजे, ध्यान रखेंगे आप लोग, सुबह 10 बजे आपको ये क्लास मिलेगी। एप्लीकेशन पर तैयार रहना। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपका है। पूरे क्वेश्चनों को एक बार बारीकी से रटेंगे। जो प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं उन सब के बारे में आप लोग ध्यान रखें। एक एक प्रश्न को अच्छे से याद करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका कि भारत में राष्ट्रीय भाषाएं कितनी हैं। राष्ट्रीय भाषाएं कितनी है भारत के अंदर? 18 भाषाएं हैं। ऑप्शन आपका डी होगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे भारत की जितनी भी भाषा है उनको भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है, तो आपका आंसर होगा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। सॉरी, किस अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। बात करेंगे यहाँ पर कि जब हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था उस समय पर हमारे संविधान में 8वीं अनुसूची के अंतर्गत कितनी भाषाएं जोड़ी गई थी? तो 14 भाषाएं जोड़ी गई थी। और अब वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं उसमें? 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। कुल टोटल 22 भाषाएं हैं हमारे भारतीय संविधान में, जिनको संवैधानिक दर्जा दिया गया है। और अगर राष्ट्रीय भाषाओं की बात की जाए तो उनकी संख्या 18 है। ठीक है भाई, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, संस्कृतिकरण और प्रबल जाति की संकल्पना किसकी देन है? तो ये किसकी देन है? NM श्रीनिवास की देन है। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3, मुस्लिम समुदाय की विशिष्ट समस्याओं का अध्ययन करने के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी? तो आपका राइट ऑप्शन होगा साथियों बी। कौन सी समिति बनाई गई? सच्चर समिति बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, राजभाषा अधिनियम कब बनाया गया था? तो राजभाषा अधिनियम 1963 में बनाया गया था। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, मार्क्स ने उत्पादन का रिश्ता किसे कहा है? उत्पादन का रिश्ता जो कार्ल मार्क्स थे, किसने कहा है? कार्ल मार्क्स ने कहा है, लेकिन किसको कहा है ये आपको याद रखना है। तो वर्ग एक सामाजिक समूह है जिसके सदस्यों का उत्पादन शक्तियों से एक साझा संबंध होता है। एक और वह वर्ग होता है जिसके पास उत्पादन के साधन होते हैं, और दूसरी ओर वह वर्ग होता है जो साधन के साथ काम करके उत्पादन करता है। दोनों वर्गों के बीच का जो ये रिश्ता है, मार्क्स ने उसे उत्पादन का रिश्ता कहा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे संविधान के सन 17 अनुच्छेद में, अनुच्छेद नंबर कौन सा है? 17। इसमें अस्पृश्यता जो है, यानी छुआछूत की जो ये धारणा बनी हुई है हमारी जातियों के बीच में, तो छुआछूत से संबंधित इस नियम को हटाने के लिए अगर कोई भी व्यक्ति एक दूसरे के साथ अस्पृश्यता का व्यवहार करेगा, उसके लिए अनुच्छेद 17 में कानून बनाया गया है। एक दंडनीय अपराध है। अगला हमारा क्वेश्चन है, पितृसत्ता क्या है? पितृसत्ता क्या है? इसका जेंडर सामाजिकरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? आपका आंसर होगा परिवार में पिता या मुखिया के द्वारा परिवार के सदस्यों पर नियंत्रण रखना पितृसत्ता कहलाता है। जेंडर सामाजिकरण की प्रक्रिया पितृसत्ता को पूर्ण रूप से नकारती है। जेंडर सामाजिकरण की प्रक्रिया लड़के व लड़की को अपने विकास के लिए पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करती है। अक्सर आप लोगों ने परिवारों में देखा होगा कि लड़के को ज़्यादा सुख सुविधाएं मिलती हैं, जबकि लड़कियों को इतनी सुख सुविधाएं नहीं मिलती। हमारे भारतीय समाज के अंतर्गत लड़कों को यानी पुरुषों को एक उच्च दृष्टि से देखा जाता है, जबकि लड़की को एक हीन भावना की दृष्टि से देखा जाता है। उनको बहुत कम पढ़ाया लिखा जाता है। पर जिन परिवारों में शिक्षित माता पिता हैं वो दोनों को बराबरी का दर्जा भी देते हैं। अच्छी बात है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार क्या हैं, उनके नाम लिखिए।
हमारे संविधान के अंतर्गत साथियों मौलिक अधिकारों की संख्या वर्तमान में 6 है। इससे पहले 7 मौलिक अधिकार थे। आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ, पहले 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन एक जो मौलिक अधिकार था जिसको हम संपत्ति का अधिकार कहते हैं, क्या बोलेंगे, संपत्ति का अधिकार, इसको वर्तमान में हटा दिया गया है। ठीक है, और अब कुल टोटल कितने रह गए, 6 रह गए। उनमें से पहला कौन सा है, समता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, और छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई थी और इसका उद्देश्य क्या था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत के अंदर वर्ष 1600 ईस्वी में आई थी और जिसका उद्देश्य था भारत में व्यापार करना। क्वेश्चन नंबर 9 याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, सामाजिक विषमता से क्या अभिप्राय है, स्पष्ट कीजिए, समझाइए। सामाजिक संसाधनों तक असमान पहुंच की पद्धति ही साधारणतः सामाजिक विषमता कहलाती है। आमतौर पर पूंजी के 3 रूप होते हैं, आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक। कुछ लोगों के पास केंद्रित होती है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि किन्हीं लोगों के पास इनमें से कोई एक तरह की पूंजी है मगर दूसरी तरह की नहीं होती। उदाहरण के लिए जैसे बात करें कि अक्सर आदिवासी समुदाय में हम देखते हैं कि उनके पास ज़मीन और प्राकृतिक संसाधन पर्याप्त मात्रा में होते हुए भी उनके पास शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक रिश्तों के अभाव में वे उन संसाधनों का भरपूर उपयोग नहीं कर पाते हैं। हम ऐसे भी कई लोगों के बारे में सुनते हैं जो पैसे वाले नहीं हैं, धनाढ्य नहीं हैं, मगर ऐसे समुदाय या जाति में जन्म लेने के कारण उन्हें शिक्षा सुलभ हो जाती है और सामाजिक संपर्क की मदद से वे मनचाहा काम कर पाते हैं। ऐसे में हम हमारे देश में व्याप्त जाति और जनजाति व्यवस्थाओं के प्रभाव को बेहतर समझ सकते हैं। अब आपको अथवा में एक क्वेश्चन याद रखना है कि राजस्थान में विविधता को स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों। अगला क्वेश्चन है, जाति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। जाति की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है, देखिएगा। जाति जन्मजात होती है। व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है मृत्यु तक उसी जाति में रहता है, उसकी जाति कभी नहीं बदलती, ध्यान रखना। कुछ जातियां उच्च वर्ग की होती हैं तो कुछ जातियां निम्न होती हैं, जिनका निर्धारण जन्म के समय पर ही आधारित हो जाता है। उच्च जातियों का विशेष अधिकार, उच्च जातियां हैं उनको विशेष अधिकार मिले हैं जो निम्न जातियों पर विविध प्रकार के प्रतिबंध लगे हुए हैं। जाति की सभ्यता के साथ विवाह संबंधी कठोर नियम शामिल होते हैं। विवाह भी अपने ही जाति में करते हैं। जाति व्यवस्था में खान पान के विशेष नियम हैं। सभी जातियों का खान पान अलग अलग हो सकता है। अब आपको अथवा में क्वेश्चन याद रखना है, वर्ण व्यवस्था की 2 विशेषताएं बताइए। अभी मैंने आपको जाति की विशेषताएं बताई, अब आपको वर्ण व्यवस्था जो है उसकी विशेषताएं भी याद करनी है साथियों अपनी सीरीज में से। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर आते हैं। 12वां क्वेश्चन, जेंडर परिवर्तनशील है, इस कथन से आप क्या समझते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेंडर परिवर्तनशील है, समय के साथ, संस्कृति के साथ, यहाँ तक कि एक परिवार से दूसरे परिवार में भी बदल सकता है। हर कोई नर या मादा के रूप में पैदा होता है, परंतु हर संस्कृति में लड़के और लड़कियों की अहमियत निर्धारित करने और उन्हें अलग अलग भूमिकाएं, जवाबदारी, विशेषताएं प्रकट करने के अपने तरीके होते हैं। जेंडर सामाजिक व सांस्कृतिक विशेषता हैं, प्राकृतिक नहीं है। यह इसी बात से सिद्ध हो जाता है कि वे समय के साथ साथ अलग अलग जगहों पर तथा विभिन्न सामाजिक समूहों में अलग अलग होते हैं। आपको अथवा में क्वेश्चन याद रखना है, बालिका शिक्षा के महत्व को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13वां है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। सबसे पहले तो याद रखना, डॉक्टर बाबा साहब जो हैं भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने संविधान का हृदय और आत्मा, हमारा जो मौलिक अधिकार 6वें नंबर का है जिसको हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं, उसे क्या कहा है, संविधान का हृदय और आत्मा कहा है।
छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची बड़ी आकर्षक है। मैंने आपको 6 मौलिक अधिकार बताए अभी, लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इन मूल अधिकारों को किस प्रकार से व्यवहार में लाया जा सके और उल्लंघन होने पर अधिकारों की रक्षा कैसे की जा सके। उन मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए, ठीक है, उनमें जो छठा अधिकार है मौलिक अधिकार, उसको बताया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार वह साधन है जिसके द्वारा ऐसा अगर किया जाएगा, किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाएगा, तो क्या होगा, इसके अंतर्गत हर नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपने मौलिक अधिकारों की उल्लंघन की स्थिति में सीधे न्यायालय में जाकर के या सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए सरकार को आदेश और निर्देश दे सकता है। और इसे ही छठवां जो हमारा मौलिक अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे ही डॉक्टर साहब ने क्या कहा है, संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समाजवादी व्यवस्था से क्या तात्पर्य है। इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 14वां, हंटर आयोग ने दलितों की शिक्षा को कैसे बढ़ाया है। सबसे पहले तो आपको याद रखना है, हंटर आयोग की स्थापना ब्रिटिश काल में लॉर्ड रिपन के द्वारा की गई थी। ये रियन नहीं है साथियों, लॉर्ड रिपन है, ये लॉर्ड रिपन। इन्होंने 1882 में हंटर आयोग की स्थापना की थी। इस आयोग में 8 भारतीय सदस्य थे। सदस्य कितने थे? 8 भारतीय थे। ज्योतिबा फूले ने 1882 में हंटर आयोग के समक्ष एवं स्मृति पत्र प्रस्तुत किया था। वे पहले भारतीय सदस्य थे जिन्होंने दलितों में व्यापक शिक्षा के प्रचार का प्रयास किया था। ज्योतिबा फूले ने हंटर आयोग के समक्ष स्पष्ट किया कि सरकार की ओर से दलितों की शिक्षा के लिए एक अलग से पृथक से विद्यालय खोलने चाहिए। विद्यालयों में हर जाति के शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए और इस तरह आयोग ने दलितों की शिक्षा को बढ़ाने का काम किया था। ज्योतिबा फूले के प्रस्तुति पत्र को हंटर आयोग ने माना था। याद रखेंगे, ज्योतिबा फूले की पत्नी जो है सावित्रीबाई फूले, उन्होंने बालिकाओं के लिए शिक्षा की व्यवस्था की थी। आज हम बात करें तो भारत की जो सरस्वती कहलाती हैं, वो सावित्रीबाई फूले को कहा जाता है भारत की सरस्वती, जिन्होंने सबसे पहले बालिका शिक्षा पर जोर दिया था और अलग से विद्यालयों की स्थापना की। अथवा में आपको याद रखना है, शारदा सदन के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शारदा सदन, ध्यान रखेंगे, एक प्रकार का विद्यालय था। 15वां क्वेश्चन है, आर्य समाज ने अंग्रेजी के महत्व को क्यों आवश्यक माना। अंग्रेजी के महत्व को आवश्यक समझने का कारण था, विषय वस्तु इंग्लैंड में पढ़ाई जा रही थी, कि जो इंग्लैंड में विषय वस्तु पढ़ाई जा रही है उस विषय वस्तु से अलग नहीं होना, कि भारत में भी वही शिक्षा प्रणाली लागू होनी चाहिए जो ब्रिटिश में चल रही है। एक प्राचीन धारणा के अनुसार भारत की शिक्षा प्रकृति अधिकांशतः धार्मिक थी, अर्थात उसमें तकनीकी शिक्षा नहीं थी, तकनीकी शिक्षा की कमी थी। इस प्रकार तकनीकी शिक्षा ब्रिटिश शासनकाल में उनकी भाषा में सिखाया जाना ज़्यादा उचित प्रतीत होता था। हमारे भारत में धार्मिक शिक्षा होने की वजह से हम भारतीय पीछे रह गए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा से क्या तात्पर्य है। ये क्वेश्चन आपको याद करना है। हम आते हैं हमारे 16वें क्वेश्चन पर। 1813 के चार्टर अधिनियम की क्या विशेषताएं थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस अधिनियम ने शिक्षा नीति में बीच का रास्ता निकाला और इस अधिनियम के द्वारा जो मिशनरी व्यक्ति थे जिन्होंने मिशन चलाए थे, उन मिशनरियों को भारत में काम करने और धर्म का प्रसार करने की अनुमति दी गई, परंतु शासन की ओर से समर्थन नहीं देने का निश्चय भी किया गया कि प्रशासन की तरफ से कोई भी उनको सहयोग नहीं मिलेगा। दूसरी ओर भारतीय ज्ञान के संरक्षण और आधुनिक विज्ञान दोनों के लिए वित्तीय प्रावधान भी किया गया था। तो ये था चार्टर अधिनियम की विशेषताएं जो 1813 में लागू किया गया था। अथवा में आपको क्वेश्चन याद रखना है कि देशज शिक्षा की विशेषताएं क्या थी। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन हम आते हैं 17वें नंबर पर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाइएगा, इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। 17वां क्वेश्चन कि परमादेश क्या होता है, प्रतिषेध क्या होता है, उत्प्रेषण क्या होता है। ये पूछा जा सकता है, कई बार भी पूछा गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। हाँ, इसी क्वेश्चन में देखेंगे परमादेश। परमादेश यह आदेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पद अधिकारी अपने कानून और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है, उस स्थिति को कहेंगे परमादेश, परम आदेश। दूसरा है प्रतिषेध। जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालत कौन सी, या फिर उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय, ऐसा उसे करने के लिए रोकते हैं और एक निषेध जारी करते हैं। इस कंडीशन को हम प्रतिषेध कहते हैं। नेक्स्ट है इसमें उत्प्रेषण क्या है। जब कोई निचली अदालत या कोई सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कार्य करता है तो ऊपरी अदालत उसके समक्ष विचाराधीन मामले को उससे लेकर के उत्प्रेषण के द्वारा ऊपर की अदालत या अधिकारी को हस्तांतरण कर देती है। अथवा में आपको क्वेश्चन याद रखना है अधिकार परीक्षा क्या है, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 18वां। सामाजिक अपवर्जन या फिर सामाजिक बहिष्कार किसे कहते हैं? सामाजिक बहिष्कार के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले तो आपको सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार के बारे में ध्यान रखना है। वे तौर तरीके जिनके जरिए किसी व्यक्ति या समूह को समाज में पूरी तरह घुलने मिलने से रोका जाता है और अलग रखा जाता है। यह उन सभी कारकों पर ध्यान दिलाता है जो व्यक्ति या समूह को उन अवसरों से वंचित करते हैं जो अधिकांश जनसंख्या के लिए खोले जाते हैं। भरपूर तथा क्रियाशील जीवन जीने के लिए व्यक्ति को जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं जैसे रोटी, कपड़ा और आवास के अलावा अन्य सेवाएं भी उपलब्ध करवाता है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात के साधन, बीमा, सामाजिक सुरक्षा, बैंक आदि की जरूरत होती है तो उपलब्ध करवाता है। सामाजिक भेदभाव आकस्मिक या अनायास रूप से नहीं बल्कि व्यवस्थित तरीके से होता है, यह समाज की संरचनात्मक विशेषताओं का परिणाम है। सामाजिक बहिष्कार अनैच्छिक होता है। उदाहरण के लिए जैसे शहरों में, कस्बों में हम हजारों गरीब लोगों की तरह धनी व्यक्तियों को भी फुटपाथ पर सोते हुए नहीं देखते। कभी आपने गरीब के अलावा किसी अमीर को फुटपाथ पर सोते हुए नहीं देखा होगा। इसका अर्थ यह नहीं है कि धनी व्यक्ति फुटपाथ या पार्कों का प्रयोग करने में बहिष्कृत है। यदि वे चाहें तो निश्चित रूप से इनका प्रयोग भी कर सकते हैं, पर किसी की मजबूरी होती है बहिष्कार के कारण। इसका स्वरूप देखिएगा आप लोग। इसका स्वरूप क्या होगा, ध्यान से सुने आप लोग। प्रत्येक समाज के अपने अपने मूल्य होते हैं। समाज के प्रत्येक सदस्य को उन नियमों और रीति रिवाजों को मानना या व्यवहार करना आवश्यक है। यदि कोई सदस्य समाज के नियमों का पालन नहीं करता तो उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। ठीक है, जात बाहर कर दिया जाता है। आपने सुना होगा जाति से बाहर करने, नहीं, समाज बहिष्कृत। कई समाजों में खाप में पंचायतें होती है, गांव में पंचायतें होती है साथियों, तो उनमें कैसे कैसे नियम होते हैं समाज के अंदर, सुनिएगा। समाज के नियम नहीं मानने वालों के तथाकथित समाज से उसे अलग कर दिया जाता है। नियम के अनुसार उसे बाहर कर दिया जाता है अपनी जाति से। उस पर समाज में हुक्का पानी, समाज में उठना बैठना उसका बंद कर दिया जाता है। समाज विवाह से उसे निषेध कर दिया जाता है कि इसके परिवार में किसी की भी शादी वगैरह कोई नहीं करेगा इससे। समाज किसी भी कार्य में शामिल, उसको समाज के किसी भी कार्य में शामिल भी नहीं किया जाएगा उस व्यक्ति को। वैसे अलग अलग समाज में बहिष्कार करने के अलग अलग स्वरूप भी होते हैं। तो ये कुछ मूल स्वरूप भी बताए थे आपको मैंने। अगला क्वेश्चन है समाज से क्या आशय है, अथवा में याद रखेंगे समाज से क्या आशय है। समाज की आवश्यकता व महत्व पर प्रकाश डालते हुए भारतीय समाज में विविधता की चर्चा कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगले हम क्वेश्चन पर आते हैं साथियों, देखिए। जातिवाद एक समस्या के रूप में समझाइए। जातिवाद एक समस्या है तो इसको एक समस्या के रूप में आपको प्रदर्शित करना है। सुने आप लोग, जाति व्यवस्था भारतीय सामाजिक व्यवस्था की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशिष्टता है।
मानव सभ्यता के प्रारंभ से ही भारतीय समाज को कर्म के आधार पर 4 वर्णों में बांटा गया था। क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र और वैश्य, इनमें अलग अलग बांटा गया था। प्रत्येक जाति वंश कुल के वंशजों के लिए वही काम निश्चित थे जो उनके पूर्वज करते आते थे। इनके बावजूद समय और स्थान परिवर्तन होने पर जातियों, वंश और कुलों के काम भी बदल जाया करते थे। जातियां बनी रहती थी और परंतु उनकी पीढ़ियां निरंतर एक ही जाति में बने रहने को अभिशप्त नहीं थी। कालांतर में कर्म पर आधारित सामाजिक व्यवस्था जन्म पर आधारित होकर के विभिन्न जातियों और उपजातियों में विभाजित हो गई। अतः जातियां मनुष्यों का एक ऐसा समूह है जिसके सदस्य किसी वास्तविक या कल्पित साझी वंश परंपरा के माध्यम से स्वयं को एक नस्ल के वंशज मानते हैं। इस परंपरागत जातिगत व्यवस्था में धीरे धीरे अस्पृश्यता, भेदभाव जैसी कुरीतियों ने अपना स्थान बना लिया। परिणाम स्वरूप चतुर्थ सोपान पर स्थित सेवा कार्यों से जुड़ी जातियों का शोषण किया जाने लगा। ठीक है, मतलब जो चपरासी का काम करते थे दलित वर्ग के लोग, उनका शोषण प्रारंभ हो गया। आज भी जातिगत भेदभाव होता है, ऐसा मानता होती है समाज में मुखर और प्रच्छन्न रूप में लगातार कायम है। ये बीमारी है एक तरीके से अस्पृश्यता की। इसके अतिरिक्त वर्तमान में जातियां संगठित होकर दबाव समूह के रूप में कार्य कर रही हैं। अब वर्तमान में देखें, इस जातिवाद को ख़त्म करने के लिए कुछ जो उच्च जातियां हैं ना, वो निचली जातियों का शोषण कर रही हैं हद से ज़्यादा। और आज हम देखें हमारे भारत देश के अंतर्गत जो भारत में राजनेताओं के द्वारा वोट मांगे जाते हैं ना साथियों, वो जातियों के नाम पे ही मांगे जाते हैं, उसके धर्म के नाम पे मांगे जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी विडंबना है भारत देश के अंदर कि अगर आपसे वोट मांगा जाता है, ये कड़वी सच्चाई है भारत की, कि अगर वोट आपसे मांग रहे हैं ना कोई भी राजनेता, तो वो धर्म को लेकर के मांग रहा है, धर्म के पीछे काम कर रहा है। ये गलत है सबसे बड़ा। हाल के वर्षों में आरक्षण का फायदा उठाने के लिए अनेक जातियों ने दबाव समूह के रूप में कार्य कर जातिगत आंदोलनों को बढ़ा दिया, जिससे जातियों में परस्पर वैमनस्य की भावना में वृद्धि हुई है, जिससे कानून की व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी है, जिससे जान माल की हानि का नुकसान हुआ है। यह स्थिति राष्ट्रीय एकता को भी नुकसान पहुंचा रही है। आगे बात करते हैं अथवा में। जनजातीय समुदायों से आप क्या समझते हैं, इसका क्षेत्रीय विस्तार बताते हुए जाति और जनजाति में क्या अंतर है, ये भी आपको स्पष्ट करना है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर आते हैं। 20 क्वेश्चन 20वां। जेंडर सामाजिकरण क्या है, इसकी प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए। जेंडर सामाजिकरण महिलाओं तथा पुरुषों की चारित्रिक विशेषताएं, भूमिकाएं आदि उनके जैविकीय तथा शारीरिक विशेषताओं द्वारा निर्धारित होती है। इस मान्यता के आधार पर महिलाओं और पुरुषों की असमानताएं प्राकृतिक बन जाती है, इसलिए यह स्वाभाविक भी प्रतीत होने लगती है, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। अन्य प्राणियों की तरह मनुष्य भी नर व मादा की तरह पैदा होते हैं, लेकिन हर समाज और संस्कृति लड़के और लड़कियों की परवरिश करते समय उन्हें अलग अलग भूमिकाएं, जवाबदारी, गुण आदि के जरिए अलग अलग रूपों में ढालने का प्रयास करती हैं। इस सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रिया को हम जेंडर सामाजिकरण कहते हैं। अगर छोटा क्वेश्चन पूछे तो यहाँ तक याद रखेंगे। अब बात करते हैं जेंडर सामाजिकरण की प्रक्रिया की। देखिएगा, यह प्रक्रिया बच्चों के जन्म लेते ही शुरू हो जाती है। अनेक दक्षिण एशियाई समाजों के बेटे के जन्म पर खुशी मनाई जाती है, आज भी हमारे समाज में है, जबकि बेटी के जन्म पर कोई खुशी नहीं मनाता। बेटों को बेहतर देखभाल, प्यार, सम्मान, खान पान मिलता है, पर बेटियों को नहीं मिलता। बेटी को प्रोत्साहित किया जाता है, बेटों को तो प्रोत्साहित मिलता है ताकि ताकतवर और मजबूत बने, बाहर घूमें, खेलें, जबकि लड़कियों को शर्मीली बनने और घर में रहने की हिदायतें दी जाती हैं। लड़कियों के शरीर पर ऐसा कुछ नहीं लिखा जिससे कि वे नेकर न पहन सकें, पेड़ पर न चढ़ सकें, साइकिल ना चला सकें। नहीं, लड़कों के शरीर में कुछ ऐसा है जो उन्हें घोड़ियों से खेलें, छोटे भाई बहनों को संभाल लें। ये तमाम जो फ़र्क हैं ये सब जेंडर के हैं, उन्हें सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रियाओं द्वारा बनाया जाता है। तो ये हम लोगों की सबसे बड़ी भूल है कि लड़कियां क्या नहीं कर सकती। आप लोग अगर यूपीएससी में जाकर के देखेंगे तो आपको अब तक की जितनी भी फर्स्ट रैंक आई है लगभग, वो ज़्यादातर लड़कियों की मिलेंगी। आपको आईएएस की अच्छी रैंक में लड़कियां ही आपको मिलेंगी। आप बहुत सारे एग्जाम्पल देख लीजिएगा, लड़कियां कहीं भी लड़कों से कम नहीं है। ये फ़र्क किसका है? जो शिक्षित परिवार होते हैं, जो लड़का और लड़की दोनों में
कोई फ़र्क नहीं करते। आप लोग सभी जानते हो अगर हम अपनी बात करें तो याद रखेंगे लड़का और लड़की दोनों को एक नज़र से देखना चाहिए। अथवा में आपको ये क्वेश्चन याद रखने, और ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों, दोनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनके आंसर आपको अपनी सीरीज़ में देख लेना है कि एक तो है प्राकृतिक लिंग और दूसरा है सामाजिक लिंग। इन दोनों में क्या अंतर है? प्रालिंग जिसको हम प्राकृतिक लिंग कहते हैं और दूसरा है सालिंग, इसको हम सामाजिक लिंग कहेंगे। तो इन दोनों में अंतर क्या है प्रालिंग और सालिंग में? दूसरा क्वेश्चन है वर्धा शिक्षा योजना, ठीक है, या वर्धा शिक्षा व्यवस्था की विशेषताएं क्या हैं, इनके बारे में आपको याद करना है। अब हमारा आता है लास्ट क्वेश्चन। देखिए, संविधान में भाषा में राजभाषा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भाषा क्या है और राजभाषा क्या है, दोनों को ध्यान से पढ़ना है। संविधान में भाषा की बात करेंगे। सबसे पहले भारतीय संविधान ने हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा स्वीकार किया है। हिंदी वैज्ञानिक सरलतम भाषा, भारत के 9 राज्यों की मातृभाषा हिंदी है। ध्यान रखेंगे, हमारे भारत के 9 राज्य हैं और 9 राज्यों की राज्य भाषा क्या है, मातृभाषा क्या है, हिंदी है। संस्कृत की ज्येष्ठ पुत्री होने के कारण, ज्येष्ठ का मतलब संस्कृत की बड़ी बेटी होने के कारण, यह उत्तर भारतीय भाषाओं की बड़ी बहन भी कहलाती है हिंदी भाषा। भारत में लगभग 80% भारतीयों के द्वारा यह बोली जाती है और समझी भी जाती है। यही कारण है कि इनको भारत की संपर्क भाषा भी माना गया है। केंद्र की सरकारी कामकाज के लिए भारतीय संविधान के द्वारा हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, घोषित किया गया राजभाषा। अब बात करते हैं संविधान में राजभाषा। संविधान में राजभाषा क्या है? राजकार्य शासन के कार्यों के लिए जिस भाषा का उपयोग किया जाता है उसे हम राजभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा भी केंद्र की संपूर्ण देश की प्रशासनिक भाषा है। राजभाषा प्रांतों की मातृभाषा में प्रांतों के राजकार्य होते हैं। उन प्रांतों की राजभाषा वहाँ की मातृभाषा होती है। जैसे गुजरात की राजभाषा में मातृभाषा गुजराती है, दोनों एक ही है, ठीक है। पंजाब की पंजाबी है, तमिलनाडु की तमिल भाषा। हिंदी भाषी प्रांतों की राजभाषा मातृभाषा हिंदी है, परंतु भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी और भारत के समस्त प्रशासनिक कार्यों की राजभाषा हिंदी ही है। सारांश यह है कि भारत की राष्ट्रभाषा और राजभाषा हिंदी है, प्रांतों की राजभाषा वहाँ की मातृभाषा ही है। भारतीय संविधान के द्वारा हिंदी राष्ट्रभाषा स्वीकृत है। राजभाषा के रूप में हिंदी केंद्र व हिंदी भाषी प्रदेशों में मान्य है। प्रत्येक भारतीय बालक को 3 भाषाओं का अध्ययन कराना अनिवार्य है। कौन कौन सी? उनमें एक तो है मातृभाषा, दूसरी है अंग्रेजी भाषा और तीसरी है हमारी कोई आधुनिक भाषा जिसमें संस्कृत हो सकती है, ठीक है, अंग्रेजी भी हो सकती है या कोई अपनी क्षेत्रीय भाषा हो सकती है। तो आपकी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है ना, उसमें भी यही जोर दिया गया है, त्रिभाषी सूत्र प्रदान किया गया है। इस प्रकार हिंदी भाषा प्रत्येक भारतीय बालक को पढ़ना अनिवार्य है। अब आपको अथवा में क्वेश्चन याद रखना है, भारतीय संविधान की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये हो गया तुम्हारा पहला मॉडल पेपर। तीसरा जो पेपर है भारतीय समाज और शिक्षा का, इसका ये पहला मॉडल पेपर है, पहला गेस्ट पेपर है साथियों। ये आपको पूरा रट्टा मारना है। इसके अलावा आपको 2 मॉडल पेपर और मिलेंगे, टोटल आपके 3 मिलेंगे भारतीय समाज और शिक्षा के। तो तीनों से ही प्रश्न बनेंगे और तीनों में से ही आपको अच्छी परसेंटेज मिलेगी। 80+ आप लोग क्रॉस भी कर पाएंगे। देखना आप लोग, बस आपको इनको पढ़ना है और अपनी कॉपी को भर के आना है। थैंक यू सो मच।